लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है बेसिकली कानून की ज़रूरत क्यों होती है इसको देखा था, संविधान का क्या रोल है इसको हमने पढ़ना शुरू किया था, राइट। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने यही देखा था कि चाहे एक पर्टिकुलर रूल हो या पर्टिकुलर लॉ हो या फिर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो, इन सभी का जो अल्टीमेट एम होता है या गोल होता है वो यही होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर आइडियल्स के फ्रेमवर्क में कुछ सिद्धांतों के आधार पर कुछ जो है आदर्शों के आधार पर जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाए, जिसमें कि किसी के हित का कोई नुकसान ना हो, सबके को जो है कुछ सर्टेन राइट्स रहें, सबके कुछ ड्यूटीज रहें, यही सारे थे, ये सारा जो है इनका उद्देश्य या यही सब जो है इनके नीड को जस्टिफाई करता है। तो अब अगर हम रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें जो है एक दो मुद्दे और आते हैं। जैसे पहली बात रूल ऑफ लॉ, हम लोगों ने रोल ऑफ संविधान में देख लिया था ना कि ये जो है संविधान जो है वो क्या करता है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो क्योंकि ये जो है उस गवर्नमेंट के टाइप को डिफाइन या डिस्क्राइब करता है जो कि पब्लिक चाहती है, राइट, और जो कि कंट्री के आइडियल्स के हिसाब से जो है बराबर है, सही है। साथ ही साथ जो है ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, ये जो है पॉलिटिकल लीडर्स या किसी के द्वारा पावर के मिसयूज को जो है प्रिवेंट करता है, ये जो है मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी के डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है, और इसके अलावा जो है सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी भी देता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो इन सभी पहलू, ये सभी जो है फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। अगली बात है रूल ऑफ लॉ, कि जब इंडिया का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय में जो है उन्होंने यही उन्होंने सपना देखा था, यही उन्होंने विजुअलाइज किया था कि कानून का राज जो है, कानून का शासन जो है वो हमेशा जो है कायम रहना चाहिए, ठीक है, ताकि इंडिया जो है वो एक क्रेडिबल, एक विश्वासपात्र लोकतंत्र के तौर पर देखा जाए। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जो है कानून के आधार पर ही जो है शासन व्यवस्था चलती है, और इंडिया में भी जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो हमेशा कायम रहना चाहिए ताकि इंडिया जो है वो एक विश्वसनीय डेमोक्रेसी के तौर पर जो है इस्टेब्लिश हो सके, फंक्शन कर सके, ठीक है। और इसका बेसिक मतलब क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी बाबा नहीं बन सकता कानून के सामने। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो डिमांड क्या करता है कि लोग जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में काबिज हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जैसे कि जुडिशियरी में कोई है, लेजिस्लेटिव में है, एग्जीक्यूटिव में है, राइट, तो किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन के अंदर कोई अगर है तो उसका जो पावर है वो जो है लॉ के द्वारा ही डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो है अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी तरीके से जो है फंक्शन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं, उनका भी जो है वो भी जो है लॉ के द्वारा जो है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और उनका जो है कह सकते हो कि उनका अपना जो राइट्स वगैरह है वो डिफाइंड होना चाहिए। साथ साथ जो है अपनी ड्यूटी को भी वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अपनी ड्यूटी को भी प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो मेजर लिया गया था वो बेसिकली इसलिए लिया गया था, रूल ऑफ लॉ को इसलिए जो है सबसे अधिक प्रायोरिटी दी गई थी ताकि कोई भी जो है अपने पावर को जो है मिसयूज ना कर सके, ठीक है ना। और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, पावर रिलेशनशिप का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ग्रेजुअली डेवलप हो सके, जहाँ पर सभी जनता जो है वो बराबरी के हक को एंजॉय कर सके, बराबरी के मौके को एंजॉय कर सके, बराबरी के पावर एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सके। अगला जो फैक्टर आता है दैट इज लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, कि भाई कानून तो बन गया लेकिन कानून लेजिटिमेट है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद में एक सोर्स है लेजिटिमेसी का। कोई भी अगर कानून बनते हैं तो वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इस बात को जो है संविधान ही डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर संविधान सम्मत है, संविधान पर आधारित कानून बना है, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स से उसका कोई झगड़ा नहीं है उस कानून का, तो वो लेजिटिमेट कानून है, लेजिटिमेट लॉ है। और अगर ऐसा नहीं है देन दैट इज इलेजिटिमेट, तब उस लॉ के लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन जो है वो उठ सकता है, ठीक है। तो क्या, जैसे कि मान लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बेसिक एम है तो वो क्या है, सोशल इक्वालिटी लाना, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है आर्टिकल 17 के थ्रू जो है, जिसमें कि अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया गया और इसके प्रैक्टिस को जो है कानूनी तौर पर जो है पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया कि अगर आप जो है छुआछूत का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है दंड मिलेगा, ठीक है। तो इस अथॉरिटी का यूज करके, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज करके मान लो इंडियन पार्लियामेंट ने जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास किया 1955 में, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या है कि कुछ एक्ट्स जो हैं उनको जो है ऑफेंसिव माना गया है, मतलब अनटचेबिलिटी के आधार पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको कि अनलॉफुल माना गया है, उनको जो है अपराध माना गया है।
साथ ही साथ इनके जैसे कि इस तरह के एक्शंस, जैसे कि किसी को अगर आप किसी पर्सन को जो है आप किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने देते हैं, जैसे कि पूजा के स्थान पर, स्कूल में, हॉस्पिटल में, या फिर आप किसी पर्सन को जो है किसी शॉप या होटल या फिर बाकी जगह पर जो है आप प्रवेश का या उसके यूटिलाइजेशन का मौका नहीं देते हैं, या फिर अनटचेबिलिटी के आधार पर जो है आप किसी को जो है जो रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, रोड वगैरह, इनको यूज करने से अगर आप रोकते हैं तो इन सभी को जो है ऑफेंस बना दिया गया। इन लोगों को जो है पनिशेबल ऑफेंस जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब अगर आप ये सब काम करिएगा भैया तो आपको पनिशमेंट मिलना तय है। बाद में जो है इस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसमें कि ये प्रोविज़न कर दिया गया कि ये लीगल ऑफेंस है जिसमें आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा जो है वो 1 से 2 साल तक की हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है अनटचेबिलिटी का, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने का जो विज़न रखा गया था संविधान में, वो इस कानून के द्वारा जो है पूरा हो रहा है। राइट, 1955 में जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट बना और जिसमें जो बाद में 1976 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो ये किस चीज़ पर आधारित है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th आर्टिकल पर आधारित है। तो ऐसे केस में ये संविधान सम्मत लॉ है, तो ये लॉ जो है वो लेजिटिमेट है। राइट, इस लॉ की लेजिटिमेसी है। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा कानून पास हो जाए जो मान लो कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा हो, राइट, कि आप ये चीज़ नहीं बोल सकते, आप इस नेता की बुराई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इन दैट केस अगर मान लो कि अगर ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है तो ऐसे केसेस को जो है क्या कहिएगा, क्या ये लेजिटिमेट है? नहीं, ऐसे में इसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये चीज़ जो है अक्सर होता भी रहता है। यही वजह है कि सरकार के बनाए हुए सभी कानून को पब्लिक जो है वो बराबर एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ कानून के खिलाफ पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट भी करती है, राइट, और वो किसी न किसी जो है संवैधानिक प्रावधान के आधार पर ही इसका विरोध करती है, ये मानते हुए कि भैया जो आप कर रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि चलो ठीक है, संविधान का जो है ये सब रोल है, राइट। आगे हम देखते हैं कि संविधान, इंडिया का संविधान जो है वो बना कैसे। तो भाई कहानी बड़ी है। जब अंग्रेज जब इंडिया छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की सोची थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान जो है वो तैयार करेगा। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू और बाकी जो 8 कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जो है वो 1928 में तैयार कर लिया था। इनफैक्ट 1931 के कराची सेशन में जो है कांग्रेस ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के फीचर्स को भी डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है इन दोनों डेलिब्रेशंस में 1928 में और उसके बाद 1931 में जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे या सर्टेन वैल्यूज़ थे जिनको कि सारे लीडर्स ने जो है एक्सेप्ट किया था, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि एक सर्टेन उम्र से ऊपर के जो भी स्त्री पुरुष होंगे, राइट, ठीक है, उन सभी को जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए, सबको जो है राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको जो है आज़ादी का और बराबरी का जो है हक मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों के भी जो है रक्षा होनी चाहिए। ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर ये पहले से ही जो है इनके बीच में एग्रीमेंट बन चुका था। बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण जब हुआ तो इसमें मेनली जो है जो फ्रीडम मूवमेंट से, आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए जो नेता सब थे वो लोग इसमें जुड़े, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद वगैरह, सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित जो थे, ये जो है विमेन मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहली मीटिंग जो बैठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 9 दिसंबर 1946 को, ओके, 9 दिसंबर 1946। अब इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। समझेंगे नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बेसिक ड्राफ्ट तैयार करेगी और फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो है उस ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, अमेंडमेंट होगा, चेंजेस होंगे, जो भी करना होगा वो होगा यहाँ पर। ओके, जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट में जो भी आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे, इनके ऊपर काफ़ी गहन जो है चर्चा होती थी, हर एक क्लॉज के ऊपर जो है काफ़ी जो है विचार विमर्श होता था, ठीक है ना। और इस तरीके से जो ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में, डॉक्टर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में, उसमें काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, काफ़ी कुछ चेंजेज हुए और फाइनली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अप्रूव किया गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 में, और इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब जब ये संविधान बना हमारा तो इसमें क्या विजन रखा गया, तो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उनका ये विश्वास था कि आज़ादी के बाद हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, हर एक व्यक्ति की जो गरिमा है, जो मानव अधिकार है, और साथ ही साथ लोगों की भलाई जो है, पब्लिक वेलफेयर, ये सब पक्का होना चाहिए।
और ये सब यही जो है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इन्हीं विश्वासों को जो है संविधान में भी शामिल किया। और इनफैक्ट जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करता है। लेट अस क्विकली गो थ्रू द प्रीएम्बल देन। ओके, नाउ प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी नोट हो गया संविधान के शुरू में, और इसमें जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि इस संविधान के अथॉरिटी का सोर्स क्या है, किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेगी, राइट। साथ ही साथ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट करने का डेट, इनेक्ट करने का डेट, ये सब जो है इसमें शामिल किया गया था। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ, उसमें जो है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में जोड़ा गया। पहले प्रीएम्बल में ये वर्ड नहीं थे, 1976 में इन वर्ड्स को इसमें जो है जोड़ा गया। और ऑल्दो प्रीएम्बल जो है वो खुद में जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे संविधान के इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है। और यही इसी वजह से इसको जो है संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं आप। तो प्रीएम्बल के अंतर्गत क्या है, पहला लाइन जो है हमारा, फर्स्ट और लास्ट लाइन जो हमारे प्रीएम्बल का है, ठीक है ना, वो ये कहता है कि दैट पीपल ऑफ इंडिया आर अडॉप्टिंग एंड इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। तो मतलब क्या हो गया, पहली बात कि एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बेसिस ऑफ गवर्नेंस हो गया। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो आइडिया है, जो कि प्रीएम्बल प्रेजेंट करता है, उसके मुताबिक जो है उसके मुताबिक ये डेमोक्रेटिक है सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सामाजिक रूप से भी। दूसरे वर्ड में ये कह सकते हो कि ये जो है सिर्फ जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं करता है ये प्रीएम्बल। ये जो है साथ ही साथ कह सकते हो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करता है, जिसमें कि जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जैसे जो आइडियाज़ हैं, ये सब जो है बिल्कुल इसमें भरे रहते हैं। अब जैसा कि सारे डेमोक्रेसी के फॉर्म्स में कॉमन होता है कि इसमें जो है लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इंडिया ने जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो चुना है। तो मतलब क्या कि आप अपने नेता को चुनिएगा, वो नेता जो है वो आपके बदले में जाके सरकार चलाएगा, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आपके चुने जाने के बाद आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, आपके एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। समझे कि नहीं, नेता जो है वो ऊपर से गढ़ के नहीं आया है, वो आपने उसको बनाया है। इसके बाद जो है इलेक्शंस, जो मान लो कि जितने भी मेजर डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं इंडिया के, खास करके सरकार की बात अगर कर लो तो उनके लिए जो चुने हुए लोग हैं वही उसके लिए जो है जाएंगे। प्रीएम्बल जो है वो साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ही बात करता है। मतलब ये कि सिर्फ जो है पॉलिटिकल लेवल पर जो है इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी जो है बराबरी होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी सबको जो है प्रोसेस में जुड़ने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। ओके, जैसे कि इक्वालिटी जो पॉलिटिकल स्फीयर में है वो क्या करता है कि हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार दे देता है, राइट। तो दूसरी तरफ जैसे कि मान लो कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि गरीबी है, हेल्थ है या इनइक्वालिटी है, तो इन सब को भी जो है आपको इन सब को भी जो आपको मिटाना पड़ेगा। तो ये जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक कह सकते हो, या कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फ्रेमवर्क के अंदर ये सब आ गया, राइट। अब जस्टिस की बात करते हैं फिर इसके बाद हम, राइट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोगों ने देख लिया कि इसमें जो है सिर्फ जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होनी है, इसमें जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी इसमें जो है सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। दूसरा जो है हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, ठीक है। ऐसा गोल जैसे है क्या कि सबको जो है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्तर पर सबको जस्टिस मिले। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया कि किसी के जन्म, जाति, नस्ल, लिंग या फिर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और इसी आधार पर जो है इंडिया ने एक वेलफेयर स्टेट का विजन रखा है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हो गया कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को जो है कम करना है, और ये कैसे होगा, तो बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, इन सब पर सबको बराबरी का पहुंच दे के जो है ये हो सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि सबको जो है राजकार्य में पार्टिसिपेट करने का बराबर का अधिकार मिलेगा। फिर एक और जो चीज़ हमारे प्रीएम्बल में हाईलाइटेड है वो है लिबर्टी। डेमोक्रेसी जो है मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो है एक आइडिया तो है कि हर एक आदमी जो है उसका एक फ्री और सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस होना चाहिए, राइट। तो मतलब ये हो गया कि जो राइट टू फ्रीडम है वही हो गया इसका मतलब। तो साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ और बात है कि राइट टू फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, इस पर कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। फिर है इक्वालिटी। हमारे संविधान के अंदर जो है सभी लोगों का इक्वल स्टेटस, या फिर कह सकते हो कि सबको मौके में भी एक बराबरी का मौका, ठीक है, ये जो है सोसाइटी के अंदर में देना, ये भी जो है हमारे प्रीएम्बल का एक हिस्सा है। या ये कह सकते हो कि हमारे संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है कि सबको इक्वल बराबरी का जो है स्टेटस, साथ ही साथ जो है सभी को जो है सोसाइटी में बराबरी का मौका ये देना है आपको,
ठीक है। तो इक्वालिटी जो है उसको फंडामेंटल राइट के तौर पर भी प्रिजर्व किया गया है। इक्वालिटी कैसे होगा, तो बेसिकली धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान, इस सब के आधार पर कोई भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता है। सभी नागरिक जो है वो कानून के सामने बराबर है और साथ ही साथ जो है सबको जो है लॉ के द्वारा जो है बराबर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। एक और जो इम्पोर्टेंट आइडिया है हमारे प्रीएम्बल में, दैट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, कि मान लो कि इंडिया में बहुत सारी विविधताएं हैं, राइट, और इन सब के बीच में जो है लोगों के बीच में एक भाईचारे का भावना जो है वो होना ज़रूरी है। तो जो सामान्य सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है वो जो है इसी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने की दिशा में है। फ्रेटर्निटी का एक और तरीका क्या है कि सबको आप बराबरी का अधिकार दे दीजिए तो सबके बीच में भाईचारा बना रहेगा, राइट। किसी को लगेगा कि नहीं मेरे साथ चीटिंग हो रहा है यहाँ पर। फ्रेटर्निटी लेकिन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हर एक आदमी के गरिमा को, हर एक आदमी के अधिकार की जो है रक्षा हो सके, ठीक है। तो और इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ आप जस्टिफाइबल राइट्स जरूर दे दीजिए। सबको जो है बराबर कुछ कानून, सबको हक जरूर रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इस दिशा में क्या करता है, जैसे कि मान लो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान का या स्टेट का, उसके मुताबिक जो है हर एक सिटीजन को जो है कह सकते हो कि जीवन यापन के बराबर मौका मिलने का प्रोविज़न किया गया है। साथ साथ स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को जो है काम करने के लिए बढ़िया एक ह्यूमन कंडीशन मिलना चाहिए, मानवीय जो है माहौल मिलना चाहिए, और साथ साथ सब जो है इतना पैसा मिलना चाहिए कि सब जो है ठीक ठाक ज़िंदगी जी लें। अनटचेबिलिटी वगैरह को तो ख़त्म कर ही दिया गया था। तो ये सब जो है वो क्या है, ये फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के मेजर्स हैं, फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश करने के मेजर्स हैं। फाइनली सोशलिज्म, जो कि प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1966 में ऐड किया गया। अब देखो, यद्यपि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कोई आइडियोलॉजी जो है इस तरह की नहीं मेंशन की गई थी, लेकिन मान लो कि इसके बावजूद जो है इकोनॉमिक और कह सकते हो कि इकोनॉमिक जस्टिस या फिर जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है अपने नागरिकों के लिए, वो सब तो हुआ, ओके। लेकिन साथ ही साथ जो सोशलिज्म को जो अडॉप्ट किया गया संविधान में, तो उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म नहीं किया। साथ ही साथ जो है इसने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, उत्पादन की जो व्यवस्था थी, उसको कम्प्लीटली नेशनलाइज करने का भी काम नहीं किया। रियल जो मतलब था इंडिया में सोशलिज्म को इंक्लूड करने का प्रीएम्बल के अंदर, वो ये था कि एक जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो कंट्री के अंदर स्थापित हो, और इसका गोल ये था कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो। साथ ही साथ जो है जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी तकलीफ़ें कम हो। साथ ही साथ जो है इसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी का भी सपना देखा गया, जिसमें कि मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी रहेंगी, सरकारी इंडस्ट्रीज़ भी रहेंगी, और खेती वगैरह जो है उसका औद्योगिकरण के साथ जो है विकास होगा। So well, that was about the preamble of India and the basic, like vision that it carries. In the next session, we will talk about the key features of our constitution and also the constitution as a living document. And with that, we will be ending this chapter. Okay, bye bye. Have fun.